हेलो फ्रेंड्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, क्लास 12th की क्लास चल रही थी जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रकाश के व्यतिकरण के टॉपिक में सबसे आखिरी में हम लोगों ने देखा था कि परिणामी तरंग की तीव्रता और तरंग के आयाम का व्यंजक। दो तरंगे जब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती थी तो उनके तरंग के परिणामी तरंग का आयाम और परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक हम लोगों ने देख लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो इसी में देखना है कि समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में आयाम और समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता तथा विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में आयाम और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता। तो टॉपिक नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ये लास्ट क्लास का टॉपिक है, सबसे आखिरी में आप लोगों ने इस चीज को पढ़ लिया था। अब आज का जो टॉपिक है वो है अपना समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में कालांतर और उसके बाद परिणामी आयाम, परिणामी तीव्रता। ये सब चीजें हम लोग अब समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में पढ़ने वाले हैं। सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और टॉपिक को नोट करते हुए चलिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिए, और परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी न्यूमेरिकल भी हल करवा देंगे, बस आप लोग पहले एक बार टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए, जो टॉपिक है वो है समपोषी व्यतिकरण की स्थिति। टॉपिक का नाम है समपोषी व्यतिकरण की स्थिति। समपोषी व्यतिकरण की स्थिति। चलिए देखिए, समपोषी व्यतिकरण की स्थिति मतलब स्थिति में हम लोग परिणामी आयाम और तीव्रता का व्यंजक देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, समपोषी व्यतिकरण की घटना में आप एक चीज याद रखिएगा, कास फाई का मान अधिकतम होना चाहिए। क्या बताएंगे कि समपोषी व्यतिकरण की घटना में, समपोषी व्यतिकरण की घटना में कास फाई अधिकतम होना चाहिए। कास फाई क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। यह समपोषी व्यतिकरण की घटना में होता है। और कास फाई का जो अधिकतम मान होता है वो होता है कास फाई बराबर 1। कास फाई का अधिकतम मान कितना होता है? 1। व्यापक रूप में लिखा जाए तो कास फाई बराबर कास 2n पाई आप कह सकते हैं। 2n पाई, कास 2n पाई व्यापक रूप में कह सकते हैं। जहां पर जो n का मान होगा वो 0, 1, 2, 3 ऐसे आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग कास को कास से एडजस्ट कर दें तो फाई बराबर आ जाएगा 2n पाई। हो जाएगा या नहीं बताइए? कास से कास को अगर एडजस्ट कर दें तो फाई बराबर कितना? 2n पाई। n बराबर 0 तो फाई बराबर 0। समझ में आ रहा है? n बराबर 0 तो फाई बराबर 0, n बराबर 1 तो 2 पाई हो जाएगा, 2 तो 4 पाई हो जाएगा, 6 पाई, ऐसे ही कहाँ तक? इनफाइनाइट तक बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आप क्या बताएंगे कि अतः अध्यारोपण की घटना में, अध्यारोपण की घटना में तरंगे जहां पर क्या होती हैं तो बताएंगे जिस बिंदु पर तरंगे समान कला में मिलती हैं वहां समपोषी व्यतिकरण की घटना घटित होती है। अतः व्यतिकरण की घटना में, व्यतिकरण की घटना में, व्यतिकरण की घटना में जिस बिंदु पर तरंगे समान कला में मिलती हैं, जिस बिंदु पर तरंगे समान कला में मिलती हैं, तरंगे समान कला में मिलती हैं, अतः व्यतिकरण की घटना में जिस बिंदु पर तरंगे समान कला में मिलती हैं वहां पर समपोषी व्यतिकरण घटित होता है। वहां पर समपोषी व्यतिकरण, वहां पर समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण की घटना घटित होती है। घटना घटित होती है। क्लियर हुआ कि व्यतिकरण की घटना में जहां पर तरंगे समान कला में मिलती हैं वहां समपोषी व्यतिकरण घटित होता है। अब इसके बीच कालांतर निकाल लेते हैं तो यहां लिखेंगे कालांतर बराबर अतः
कलांतर बराबर फार्मूला होता है 2 पाई/λ गुणे पथांतर। पथांतर कलांतर कितना है तो 2n पाई है। कलांतर का मान यहाँ पर फाई बराबर आप बता देंगे 2 पाई/λ गुणे पथांतर मान लेते हैं डेल्टा एक्स है। नीचे आपको दिख रहा है, चलिए अभी तक दिख रहा है। इसके आगे फाई के स्थान पर कितना रखेंगे 2n पाई। यहाँ से देखिए 2n पाई बराबर 2 पाई/λ गुणे डेल्टा एक्स। 2 पाई से 2 पाई कट गया, यहाँ से आ जाएगा n λ। डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा n λ। तो λ n बराबर डेल्टा एक्स, जहाँ n का मान कितना कितना, n का मान अगर 0 रखेंगे, n का मान 0 तो ये 0 हो जाएगा। n का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा λ। 2 रखेंगे तो 2λ, 3λ, 4λ, ऐसे कहाँ तक जाएगा तो अनंत तक। डेल्टा एक्स बराबर 0 λ, 2λ, 3λ, ऐसे इनफाइनाइट λ तक। ये हो गया पथांतर। डेल्टा एक्स बराबर आ गया, और ये हो गया आपका, यहाँ से पता चला कि जहाँ तरंगे समान कला में मिलती हैं वहां समपोषी व्यतिकरण घटित होता है। चलिए अब निकालते हैं समपोषी व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग का अधिकतम आयाम। समपोषी व्यतिकरण की घटना में, समपोषी व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग का, समपोषी व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग का अधिकतम आयाम, अधिकतम आयाम। आयाम निकालना है तो आयाम का फार्मूला पता होना चाहिए। आयाम होता है ए मैक्स। अधिकतम निकालना है तो अंडर रूट a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई, यही होता है 2a1 a2 cos फाई। cos फाई का मान अधिकतम होना चाहिए, अर्थात a1² a2² प्लस a2² प्लस 2a1 a2, और cos फाई का मान अधिकतम 1 हो सकता है। यहाँ हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा है आपका अंडर रूट। a मैक्स बराबर हो गया, और a मैक्स बराबर आपका, यहाँ से वर्ग हटाइए, रूट हट जाएगा a1 प्लस a2। अधिकतम आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है। क्या बता देंगे, अतः समपोषी व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग का अधिकतम आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है। लिखा जाए, लिखिए अतः अधिकतम आयाम, यहां लिखते हैं अतः अधिकतम आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योगफल के बराबर होता है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। समपोषी व्यतिकरण की घटना में आपको बताया गया कि cos फाई का मान अधिकतम होना चाहिए, और cos फाई अधिकतम 1 हो सकता है। तो cos फाई व्यापक रूप में 2n पाई लिख देते हैं। cos से cos एडजस्ट, n बराबर, यहाँ पर फाई बराबर 2n पाई आ गया। n बराबर जो मान रखना वो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो व्यतिकरण की घटना में जिस बिंदु पर तरंगे समान कला में मिलती हैं वहां समपोषी व्यतिकरण घटित होता है। फिर लगा दिए कलांतर बराबर 2 पाई/λ गुणे पथांतर, और फाई कलांतर को प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा एक्स मान लीजिए पथांतर था, फाई बराबर 2n पाई यहाँ से रख दिए, तो डेल्टा एक्स बराबर n λ आ गया। फिर डेल्टा एक्स का मान हमने 1, 2, 3, 4 यहाँ से रखकर ज्ञात कर लिया। समपोषी व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग का अधिकतम आयाम, ये फार्मूला था। फार्मूला लगाने पर हमें मिला a1 प्लस a2, यानी दोनों आयामों के योगफल के बराबर। क्लियर है, इसको नोट करिए। अब हम लोग इधर आते हैं और उसके बाद अधिकतम तीव्रता देखते हैं कि समपोषी व्यतिकरण की घटना में अधिकतम तीव्रता कितना प्राप्त हो सकती है। इधर हम मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अधिकतम तीव्रता हम लोग देखने वाले हैं कि अधिकतम तीव्रता कितना मिलेगी। अधिकतम आयाम तो मिल गया, अब अधिकतम तीव्रता देखते हैं। चलिए लिखते हैं यहां अधिकतम तीव्रता। तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं पता है, आई से। तो आई मैक्स बराबर
I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कास फाइव, और एक चीज ये वाला जो होगा आपका वो रूट में होगा। सबका मान रख दें, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, और इसका मान 1 होना चाहिए। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इस वाले को लिख देते हैं अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस इसको अंडर रूट I2 स्क्वायर प्लस 2, यहाँ अंडर रूट I1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट I2 स्क्वायर, बस इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये I1 I2 के लिए रहेगी, स्क्वायर इस पर नहीं लगेगा। और अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये I मैक्स बराबर आ गया। अधिकतम तीव्रता कितना आ गई, तो I1 प्लस I2 दोनों रूट में रहेंगे का स्क्वायर। अतः संपोषी व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग की अधिकतम तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कुछ अधिक होती है। लिख दें, देखिए अतः व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग की अधिकतम तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कुछ अधिक होती है। ये है इसके कहने का मतलब कि संपोषी व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग की अधिकतम तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कुछ अधिक होती है। नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग विनाशी व्यतिकरण पर चर्चा करते हैं। उसके पहले एक बार आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग चलते हैं विनाशी व्यतिकरण की घटना में, देखते हैं तीव्रता और आयाम। यहां आप लिखेंगे विनाशी व्यतिकरण की घटना में, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में जो कास फाई होगा वो न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम मतलब -1 होना चाहिए। तो अब उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और विनाशी व्यतिकरण की घटना में आयाम और तीव्रता में संबंध निकालेंगे। विनाशी व्यतिकरण की घटना में परिणामी जो तरंग होती है, क्या बताएंगे, परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है। परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम, परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है एवं न्यूनतम तीव्रता के लिए कास फाई का मान न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होती है एवं न्यूनतम तीव्रता के लिए कास फाई का मान न्यूनतम होना चाहिए। अर्थात कास फाई बराबर कितना, -1 होना चाहिए। कास फाई बराबर -1, और कास फाई बराबर -1 कब आता है, तो जब लिखा रहे कास फाई बराबर कास 2n-1 और साथ में क्या लिख जाए, पाई, तो ये हो जाएगा कास से कास एडजस्ट, फाई बराबर 2n-1 और पाई आ जाएगा। जहां n का मान जो शुरू होगा वो 1, 2, 3 ऐसे कहां तक जाएगा, अनंत तक मान रखते हुए ले जाएंगे। तो फाई जो आएगा वो होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे ऐसे कहां तक, अनंत तक। जब 1 2 3 4 यहाँ रखते जाएंगे तब ये आ जाएगा।
और कहाँ तक आएगा ये पता है आपको, तो 2n-1 पाई तक जाएगा, 2n-1 और पाई ऐसे आता चला जाएगा। क्लियर है। यहां से बताएंगे कि व्यतिकरण की घटना में तरंगे जिस बिंदु पर विपरीत कला में मिलती हैं वहां विनाशी व्यतिकरण घटित होता है। तरंगे जिस बिंदु पर विपरीत कला में मिलती हैं वहां विनाशी व्यतिकरण घटित होता है। अतः व्यतिकरण की घटना में तरंगे जिस बिंदु पर विपरीत कला में मिलती हैं वहां विनाशी व्यतिकरण घटित होता है। क्लियर है कि तरंगे जिस बिंदु पर विपरीत कला में मिलती हैं वहां विनाशी व्यतिकरण घटित होता है। तो अब कलांतर निकाल लेते हैं। फिर कलांतर बराबर 2 पाई बाई लेमडा गुणे पथांतर। कलांतर होता है फाई 2 पाई बाई लेमडा गुणे डेल्टा एक्स। फाई का मान कितना रखेंगे तो 2n-1 पाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा गुणे डेल्टा एक्स। पाई से पाई कट गया, लेमडा बाई 2 हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर लेमडा बाई 2। चलिए पाई से पाई कट गया है तो आपका जो पथांतर आ जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एक्स बराबर 2n-1 लेमडा बाई 2, 2n-1 लेमडा बाई 2। यानी डेल्टा एक्स बराबर जो आने वाला है वो आपको मिलने वाला है 0 1 रखेंगे तो एक में से एक घटेगा, एक ही, दो में से एक घटेगा, एक बचेगा, यानी लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2 ऐसे ऐसे कहाँ तक, अनंत वाला लेमडा बाई 2 तक ये चला जाएगा। या आप कह सकते हैं कि 2n-1 लेमडा बाई 2 तक। ये आपका हो गया क्या चीज, पथांतर। अधिकतम आयाम और अधिकतम तीव्रता निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं न्यूनतम आयाम, ए मिनिमम। क्या निकालेंगे, न्यूनतम आयाम ए मिनिमम। तो ए मिनिमम का जो फार्मूला होता है √a1² + a2² + 2a1 a2 का फाई का मान आपका माइनस में चला जाएगा। चलिए a1² + a2² + 2a1 a2 कास फाई, और कास फाई का अब मान रखते हैं तो मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a1² + a2² माइनस ये प्लस 2a1 a2 कास -1। ये माइनस में रख लीजिए, माइनस वाला है तो यहाँ माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा अंडर रूट कास फाई का मान 1 होता है तो यहाँ a1 - a2 का होल स्क्वायर। ए मिनिमम बराबर है और ए मिनिमम बराबर आ जाएगा a1 - a2। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यतिकरण की घटना होती है उसमें जो आपको मिलता है क्या निकालना होता है, तो न्यूनतम आयाम जो होता है वो दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर प्राप्त होता है। व्यतिकरण की घटना में जो परिणामी तरंग का आयाम होता है वो दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है। क्लियर है या नहीं बताइए, दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है। और चलिए आयाम आ गया, अब तीव्रता निकालते हैं। तीव्रता को लिखेंगे आई मिनिमम। आई मिनिमम का फार्मूला क्या बनेगा, I1 + I2 - 2I1 I2 कास फाई, फाई का मान -1 तो आई मिनिमम बराबर हो जाएगा I1 √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 का स्क्वायर माइनस 2 √I1 I2। इसका मान -1 हो जाएगा कास फाई का मान, तो कास नहीं फाई का मान -1 होना चाहिए। किसका मान -1 होना चाहिए, तो फाई का मान -1 होना चाहिए और -1 को हम लोग 1 से लिख देते हैं तो ये हो जाएगा कास -1। आई मिनिमम बराबर होगा √I1² माइनस √I2², बस इतना, I1 - I2 का होल स्क्वायर। ये
अतः परिणामी तरंग की तीव्रता जो न्यूनतम तीव्रता होती है वो दोनों तरंगों की तीव्रताओं के अंतर से कुछ कम होती है। माइनस का मतलब हुआ कम होगी और स्क्वायर लगा है तो कुछ ही कम होगी, ज्यादा कम नहीं, यानी कि कुछ कम होती है। क्लियर है। आई मैक्सिमम आई मिनिमम ए मिनिमम के बीच जो संबंध होता है उसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो लिखेंगे आई मैक्स बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे आई मिनिमम बराबर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया या नहीं? आई मैक्स बराबर, ऐसे कह सकते हैं कि आई मैक्स बराबर, थोड़ा सा और विस्तार से करें तो आई मैक्स बराबर ए मैक्स का होल स्क्वायर बटे आई मिनिमम बराबर ए मिनिमम का होल स्क्वायर। आई मैक्स जो होगा उसे हम लोग लिखेंगे आई मैक्स बटे आई मिनिमम बराबर ए मैक्स मतलब A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। जैसे आपको सवाल देगी कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है तो उनके आयामों का अनुपात बताइए, या आयामों का अनुपात दिया है तो उनकी तीव्रताओं का अनुपात बताइए, तब ये फार्मूला आपको काम देगा। नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर बताइए ये क्लियर हो गया या नहीं। नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर बताइए क्या ये समझ में आ गया। और अगर समझ में आ गया है तो अगला टॉपिक है कला संबद्ध स्रोत, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और आप लोग अब सेशन में कंटिन्यू जुड़ना शुरू कर दीजिए, अब क्लास आपकी डेली चलेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। सभी को जय हिंद।